हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्नर्स एजुकेशन। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक दैट इज़ फिगर्स ऑफ स्पीच। सो यस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग टॉपिक है, लेकिन बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो आज इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट some important figures of speech and I'm going to explain them. ओके, सो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं विद सिमिलीज। ओके, नो व्हाट आर सिमिलीज। तो ये फिगर ऑफ स्पीच हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और आप सबको इसका मीनिंग पता है। सिमिली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग एज या तो फिर लाइक। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, बिजी एज अ बी, स्पार्कल लाइक डायमंड्स, हंग्री एज अ बियर, फ्लैट एज अ पैनकेक। सो आप देख सकते हैं कि हमने इस फिगर ऑफ स्पीच में दो चीज़ों के बीच में कंपेयर किया है, यूजिंग एज या लाइक। सो इस फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलते हैं सिमिली। ओके, नेक्स्ट इज metaphor. Now, what is metaphor? A metaphor is a figure of speech that compares two things by saying one thing is the other thing. Okay. सो सिमिली और मेटाफोर में हम दोनों में कंपेयर करते हैं। इन दोनों भी फिगर ऑफ स्पीच में हम कंपैरिजन करते हैं, बट इन दोनों के बीच में एक स्लाइट डिफरेंस है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सी, सिमिली में हम जब कंपेयर करते हैं तो एज या लाइक यूज़ करके कंपेयर करते हैं, बट मेटाफोर में हम डायरेक्टली कंपेयर करते हैं, मतलब एज या लाइक कुछ यूज़ नहीं करते और इन दोनों के बीच में हम डायरेक्टली कंपेयर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सी, he has the heart of a lion. The meal was a rainbow of flavors. You are the sunshine of my life. See, अभी आप तीनों एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं कि हमने दो चीज़ों के बीच में कंपेयर किया है, बट हमने एज या लाइक का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर इसमें एज या लाइक का इस्तेमाल होता तो ये फिगर ऑफ स्पीच सिमिली होता, बट इसमें हमने क्या किया है, डायरेक्टली दो चीज़ों के बीच में कंपेयर किया है विदाउट यूजिंग एज और लाइक। ठीक है, इट इज़ अ इम्प्लाइड कंपैरिजन, और बोल दिया कि वन थिंग इज अ अदर थिंग, ही हैज़ द हार्ट ऑफ अ लॉयन। सो अगर सपोज ये अगर सिमिली होता, सो हम उसको ऐसा बोलते थे, ही हैज़ द हार्ट लाइक अ लॉयन और एज अ लॉयन। लेकिन हमने इसमें क्या एज अ लाइक यूज़ नहीं किया, डायरेक्टली कंपेयर किया, सो इट इज़ अ मेटाफोर। सो अभी आपको ये दोनों का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Next is alliteration. Now see, what is alliteration? The use of the same beginning consonant sound in a line or a verse. Okay. Now कोई भी sentences में अगर आपका जो first letter है, आप example की मदद से देख लीजिए, अगर कोई भी sentence में आपका जो first letter है, the use of the same beginning consonant sound is repeated. Okay, same मतलब क्या, repeat होना। सो जो फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड है ना, अगर वो रिपीट हो रहा है, ओके, 3 या 4 बार, तो उस फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलते हैं एलिट्रेशन। ये भी बहुत ईजी है। सी, एग्जाम्पल है, पीटर पाइपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल पेपर्स। सो यहाँ पे पी जो है वो 4 बार रिपीट हो गया है, नहीं 4 नहीं, 4 या 5 बार रिपीट हो गया, लेकिन अगर ये 3-4 बार भी रिपीट होता है तो हम इसको बोल सकते हैं एलिट्रेशन। सो सी, इसका मीनिंग क्या होता है कि जब सेम बिगिनिंग कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है एक फ्रेज में या तो एक सेंटेंस में, तो उस फिगर ऑफ स्पीच को हम सीधा सीधा क्या बोल देंगे, इट इज़ अ एलिट्रेशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओनोमैटोपोइया। See now, what is onomatopoeia? Definition: onomatopoeia is a figure of speech in which words are used to imitate sounds. So, ये फिगर ऑफ स्पीच कुछ अलग सा है। सी, इस फिगर ऑफ स्पीच में जो सेंटेंसेस होता है उसमें एक साउंड इमिटेट हुआ वाला दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, वो कोई भी साउंड हो सकता है, बज, हॉन्क, जिप, फिज, डिंग डोंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इट कैन बी एनी टाइप ऑफ साउंड, बट आपको एक सिमिलैरिटी क्या दिखेगी कि इस फिगर ऑफ स्पीच में एक साउंड इमिटेट होगा। ठीक है, सो कोई भी फिगर ऑफ स्पीच में अगर आपको एक साउंड इमिटेट हुए वाला दिख रहा है तो उस फिगर ऑफ स्पीच को आप क्या बोलोगे, ओनोमैटोपोइया। ठीक है, इट इज़ अ वेरी इजी वन। सो आपको ये समझ गया होगा, राइट? ये साउंड से कनेक्टेड है, ये वाला फिगर ऑफ स्पीच कौन था, ओनोमैटोपोइया। आपको ये फिक्स माइंड में बिठा लेना है। ओके,
नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है personification. Now what is personification? It is giving human qualities to objects or ideas. Okay. So actually what is personification? इस personification वाले figure of speech में हम objects या तो फिर ideas को मतलब नॉन लिविंग थिंग्स को हम क्या करते हैं ह्यूमन क्वालिटीज़ दे के पर्सोनीफाई करते हैं. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल द सनलाइट डांस्ड. सो सनलाइट डांस्ड. अभी आप सोच सकते हैं क्या कभी सनलाइट डांस कर सकती है? नहीं. लेकिन इस वाले फिगर ऑफ स्पीच में हम ऐसा ही करते हैं. हम जो नॉन लिविंग थिंग है उनको ह्यूमन क्वालिटीज़ दे के पर्सोनीफाई करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रीट्स आर कॉलिंग मी. अभी स्ट्रीट्स मतलब रास्ते क्या मुझे बुला सकते हैं? नहीं, वो तो नॉन लिविंग है, वो कैसे बुला सकते हैं? लेकिन इस फिगर ऑफ स्पीच की यही तो खासियत है कि हम इसमें ऑब्जेक्ट्स या नॉन लिविंग थिंग्स को जो है पर्सोनीफाई करते हैं. ठीक है. उनको ह्यूमन क्वालिटीज़ देते हैं. तो इस फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन. नेक्स्ट इज हाइपरबोले. Now see what is its definition. An extreme exaggeration that the writer uses for emphasis to give importance to stress or for importance. Okay. So see इस वाले figure of speech में एक exaggeration दिखेगा आपको. ठीक है. exaggeration मतलब क्या? बढ़ा चढ़ा के बात को बोलना. exaggeration meaning मतलब बढ़ा चढ़ा के कोई भी बात को बोलना. It is exaggeration. सो डेफिनेशन क्या है कि एन एक्सट्रीम एग्जेजरेशन दैट द राइटर यूजेस फॉर एम्फोसिस. सी इस वाले फिगर ऑफ स्पीच में ना जो भी सेंटेंसेस है उसमें राइटर जो है जो भी लिखने वाला है या बोलने वाला है वो क्या करेगा कोई भी बात बहुत ही बड़ा चढ़ा के बोलेगा ताकि उसकी बात का महत्व जो है इम्पोर्टेंस जो है वो लोगों को समझ में आए. ठीक है. उसकी बात में कितना स्ट्रेस है या इम्पोर्टेंस है ये लोगों को समझ में आए. इसलिए वो राइटर क्या करेगा उस जो उसको जो बात बोलनी है वो बहुत ही वो बड़ा चढ़ा के बोलेगा. ठीक है. जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं. आई एम स्टार्विंग टू डेथ. ओके. सेकेंड एग्जाम्पल बहुत ईजी है. आई एम सो हंग्री दैट आई कुड ईट अ हॉर्स. ओके. ना अगर कोई कितना भी हंग्री हो कोई कितना भी भूखा हो क्या वो हॉर्स को खा सकता है? क्या वो एनिमल्स को खा सकता है? मतलब स्पेशली हॉर्स को नहीं खा सकता. लेकिन उस राइटर को क्या करना है बताना है कि मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं हॉर्स को खा सकता हूँ. मतलब उसको बस बताना है कि उसको बहुत ही भूख लगी है. ठीक है. सो वो क्या कर रहा है यहाँ पे उसकी बात जो है वो बहुत ही बड़ा चढ़ा के बोल रहा है ताकि हमें उसकी बात का जो है इम्पोर्टेंस या स्ट्रेस समझ में आए. ठीक है. सो ऐसा जब हम हमारे सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं बड़ा चढ़ा के बोलने का तरीका उस फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलते हैं हाइपरबोले. फॉर एग्जाम्पल माई सिस्टर इज टॉल एज अ आईफिल टावर. सो क्या कोई लड़की या फिर कोई भी एक इंसान आईफिल टावर जितना टॉल हो सकता है? नहीं हो सकता है. लेकिन मैं अपनी बात को जो है वो बहुत ही बड़ा चढ़ा के बोल रही हूँ. मुझे बस इतना बोलना था कि माई सिस्टर इज टॉल, इसलिए मैं अपनी बात को जो है वो बड़ा चढ़ा के बोल रही हूँ ताकि आपको उसका इम्पोर्टेंस समझ में आए. राइट. सो इस फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलते हैं हाइपरबोले. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज रिपीटेशन. अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन नहीं दिया है बट एग्जाम्पल्स दिए है तो आप देख लीजिएगा. सी यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स जो है वो रिपीट हुए वाले दिख रहे हैं. आई लाइक टू, आई लाइक टू, आई लाइक टू. सो यस, रिपीटेशन जो है फिगर ऑफ स्पीच है उसके नाम में उसका मीनिंग छुपा है. रिपीटेशन मतलब वर्ड्स का रिपीट होना. ठीक है. सो अगर आप कोई भी सेंटेंसेस में आपको कुछ वर्ड्स जो है वो रिपीट हुए वाले दिख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे आई लाइक टू रिपीट हुआ है. राइट. तो हम इसको सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं? रिपीटेशन. तो वैसे ही अगर आपको कोई भी सेंटेंस में वर्ड्स रिपीट हुए वाले दिख रहे हैं तो उस फिगर ऑफ स्पीच को आप क्या बोल दोगे? इट्स अ रिपीटेशन वाला फिगर ऑफ स्पीच. ठीक है. ये बहुत ईजी वाला फिगर ऑफ स्पीच है. सो आई लाइक टू गो टू द पार्क. आई लाइक टू प्ले ऑन द स्विंग्स. आई लाइक टू ईट आइसक्रीम. सो यस, यहाँ पे जो वर्ड्स है वो रिपीट हुए हैं तो इट्स अ रिपीटेशन. ओके. Next is pun. Now see what is its definition. A humorous play on words which suggests multiple meanings. Yes. So see actually pun में ना एक fun of words होता है, एक play on words होता है ताकि वो एक joke create कर सके वो sentence, slight joke जिसमें आपको हंसी नहीं आएगी लेकिन आपको समझ जाओगे आप कि ये pun figure of speech है. ठीक है. For example, where do pancakes live in a flat?
सी एक्चुअली पैनकेक्स जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं, राइट, सपाट होते हैं, है ना. सो मराठी में फ्लैट को सपाट बोलते हैं, राइट. तो उनको बस इतना बोलना था कि पैनकेक्स जो है वो फ्लैट होते हैं, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि वेयर टू पैनकेक्स लिव इन अ फ्लैट. तो क्या वो एक अपार्टमेंट के फ्लैट में रहते हैं? नहीं, बट इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक जोक ऑन वर्ड्स किया, ठीक है, जोक ऑफ वर्ड्स. नाउ आई यूज टू बी अ बेकर बट आई डिडंट मेक इनफ डो. नाउ अगर वो बेकर है तो उसको डो तो बनाना पड़ेगा ना, उसको कुछ भी अगर बनाना है तो उसको डो बनाना पड़ेगा अगर वो बेकर है तो. बट इसने क्या किया है यहाँ पे, इसने यहाँ पे एक फन ऑफ वर्ड्स किया है, ठीक है, जिसमें एक स्लाइड जोक बनेगा. ओके, 7 days विदाउट पिज़्ज़ा मेक्स 1 week. अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था कि 7 days 1 week बनाता है. मतलब इतना उसको पिज़्ज़ा का ये है. सी, तो इसमें ना आपको एक फन ऑफ वर्ड्स देखेगा. ओके, इट्स अ प्ले ऑन वर्ड्स. तो ये आप इजीली समझ जाओगे कि ऐसा अगर फन ऑफ वर्ड्स आपको दिख रहा है सेंटेंसेस में, तो वो फिगर ऑफ स्पीच क्या है, पन. ओके, now next is paradox. What is its definition? So paradox is a statement whose two parts seem contradictory yet make sense with more thought. Yes. सो ये जो फिगर ऑफ स्पीच में ना, इसमें आपको कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स दिखेंगे, मतलब अपोजिट वर्ड्स दिखेंगे, ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग दिखेंगे, बट वो एक स्लाइट सेंस बनाएंगे, थोड़ी सी सेंस बनाएंगे, ठीक है, उसमें थोड़ा थॉट हो सकता है, तो वो एक स्लाइट सेंस बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दे हैव ईयर्स बट हियर नॉट. उनके पास कान है बट सुन नहीं सकते. आपको कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पे, मतलब आपको यहाँ पे एक अपोजिट वर्ड्स दिख रहे हैं, राइट. तो अपोजिट मतलब ऐसे वाले फिगर ऑफ स्पीच में अपोजिट वर्ड्स होते हैं बट वो एक स्लाइट सेंस बनाते हैं, ठीक है. डीप डाउन ही इज़ रियली वेरी शैलो. ओके, डीप और शैलो ये अपोजिट वर्ड्स है ना. डीप और शैलो अपोजिट वर्ड्स है. तो आपको इस वाले फिगर ऑफ स्पीच को अगर ढूंढना है तो आपको पहले सेंटेंसेस में अपोजिट वर्ड्स ढूंढने होंगे. अपोजिट वर्ड्स मिल गए तो आपको फिर नेक्स्ट चीज़ क्या करनी होगी, आपको ये देखना होगा कि वो कुछ सेंस बना रहा है. तो फिर यस, ये तो सेंस बना रहा है, तो यस आप उसको क्या बोलोगे कि ये पैराडॉक्स है. तो पैराडॉक्स अट्रैक्ट्स द रीडर्स और द लिसनर्स अटेंशन एंड गिव्स एम्फोसिस, गिव्स इम्पोर्टेंस. एम्फोसिस मतलब इम्पोर्टेंस. सो पैराडॉक्स अट्रैक्ट्स द रीडर्स और द लिसनर्स अटेंशन. यस, तो पैराडॉक्स का काम क्या है, लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींचना. सो यस, ये फिगर ऑफ स्पीच को मैं आपको समझ गया होगा कि अपोजिट वर्ड्स दिखेंगे बट वो कुछ सेंस बनाएंगे, ठीक है. नेक्स्ट इज एंटिथेसिस. सो इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच characterized by strongly contrasting words, clauses or sentences or ideas. Strong contrasting words. For example, man proposes, God disposes. Proposes, disposes आर कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स. से आपको पैराडॉक्स और एंटिथेसिस में सिमिलैरिटी नज़र आ रही होगी, बट उसमें डिफरेंस है. जैसे मैंने आपको बताया था, उसमें एक सेंस क्रिएट होता है, ठीक है, विथ मोर थॉट. बट सी एंटिथेसिस क्या है, एंटिथेसिस के उसके नाम में ही मीनिंग है, एंटी मतलब कॉन्ट्रास्टिंग. तो इसमें आपको कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स दिखेंगे, ठीक है. सो इट इज़ मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस जैसे हैं यहाँ पे. तो प्रपोजेस, डिस्पोजेस क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स है, ठीक है. सो दिस इज एंटिथेसिस. नाउ इस वीडियो का आखिरी वाला फिगर ऑफ स्पीच हम देखने वाले हैं, दैट इज एसोनेंस. नाउ सी व्हाट इज एसोनेंस. दिस इज द रिपीटेशन ऑफ आइडेंटिकल और सिमिलर वॉवेल साउंड इन अ सीरीज ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड और सिलेबल्स. ओके, नाउ सी व्हाट इज एसोनेंस. इसमें जो है कोई भी सेंटेंस में, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं. क्लैप योर हैंड्स एंड स्टैम्प योर फीट. ओके, सी ए जो यहाँ पे रिपीट हुआ है, ए क्या हुआ है, रिपीट हुआ है. इसका मीनिंग समझते हैं. ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें होता क्या है कि जो सेंटेंसेस है उसके जो वर्ड्स है, ठीक है, उसमें आपको एक आइडेंटिकल या सिमिलर वॉवेल साउंड दिखेगा. तो वो वॉवेल साउंड कौन से भी प्लेस पर हो सकता है. वो थर्ड पोजीशन पे हो सकता है एक वर्ड में, जैसे क्लैप है यहाँ पे, तो उसका जो वॉवेल साउंड ए है वो थर्ड पोजीशन पे. हैंड्स में वॉवेल साउंड सेकंड पोजीशन पे आ रहा है ना, ए सेकंड पोजीशन पे आ रहा है. तो आपको बस इतना याद रखना है कि इस वाले फिगर ऑफ स्पीच में वॉवेल साउंड रिपीट होगा. दैट इज़ AEIOU. ये जो वॉवेल्स है ये कहीं भी मतलब उस सेंटेंस में अगर रिपीट हो रहे हैं
ठीक है, सो उसको हम बोल देंगे एसोनेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ट्राई टू लाइट द फायर। नाउ सी यहाँ पे वॉवल्स को आप पहले सॉर्ट आउट कर लो, वाई, आई और आई। तो यहाँ पे 3 वॉवल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, 2 सेम है, एक डिफरेंट है। ओके, उसका कोई इशू नहीं है। आपको बस इतना समझना है कि सी यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड हो रहा है। वो कोई भी वॉवल हो सकता है, सी सिर्फ एक ही वॉवल सेंटेंस में होना ऐसा ज़रूरी नहीं है। वाई अगर है तो सिर्फ वाई ही होना ऐसा ज़रूरी नहीं है। आई है तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, उसमें कोई इशू नहीं है। वो एलिट्रेशन में होता था वैसा इशू, ठीक है। एलिट्रेशन और एसोनेंस डिफरेंट है, आप समझ लो। सो वॉवल साउंड यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। सो इस वाले फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलते हैं एसोनेंस। ओके, अगर आपको इसमें अगर डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे कमेंट करो, ठीक है। बट मैंने ये अच्छे से एसोनेंस भी क्लियर कर दिया है। अच्छा, हमने अभी इस वीडियो के सारे जो है फिगर्स ऑफ स्पीच वो मैंने आपको सिखा दिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपको सच्ची में मेरा मतलब चैनल अच्छा लगा है सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और या अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो, अगर आपको कोई फिगर ऑफ स्पीच नहीं समझा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर यू फॉर योर कमेंट्स। ओके, एंड येस, अगर अब नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए ये भी मुझे बता दीजिएगा। सो आई विल डेफिनेटली पोस्ट इट एंड आई विल सून पोस्ट इट। ओके, सो येस, बाय गाइज।